हेलो बेटा, नमस्कार सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? आज बेटा हम साइंस के 5th चैप्टर एक्सप्लोरिंग फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम फोर्सेस के टाइप्स, ठीक है, और क्या क्या फोर्स का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। चलो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोब एंड पोंडर। Why does it feel harder to pedal a bicycle when going uphill than on a flat ground? हमारे को जो है बाइसाइकिल अगर हम किसी अपहिल यानी कि कोई ऊंचाई पर चढ़ाने में ज़्यादा मुश्किल क्यों लगती है बजाय उसके कि हम उसको फ्लैट ग्राउंड पर चलाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज इट इजियर टू स्लीप ऑन अ वेट सरफेस? हम वेट सरफेस पर स्लिप क्यों हो जाते हैं जबकि जो हमारे पास ड्राई सरफेस होता है या कुछ रफ सरफेस होता है उस पर हम स्लिप नहीं हो पाते। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डू वी फील लाइट और लाइक वी आर फ्लोटिंग जस्ट आफ्टर आवर स्विंग रीचेस इट्स हाईएस्ट पॉइंट एंड बिगिंस टू कम डाउन? जब हम झूले पर बैठते हैं, जब वो अपनी हाईएस्ट पोजीशन पर जाता है, उसके बाद जब वो नीचे आना शुरू करता है तो हमारे को लाइट या हल्का फील होना क्यों महसूस देता है? इन सब क्वेश्चंस का आंसर आज हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज। इट वॉज अ विंडी डे। सोनाली एंड रागनी वर एक्साइटेड टू साइकिलिंग। देयर समर वेकेशन हैड जस्ट बिगन एंड दे वांटेड टू एक्सप्लोर द ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स अराउंड देयर विलेज। तो एक दिन विंडी डे था तो सोनाली और रागनी जो है साइकिल करना शुरू करते हैं। उनकी समर वेकेशन जो है अभी जस्ट शुरुआत ही हुई थी उसकी, और उनको लगा कि उनको जो है अपना ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स को एक्सप्लोर करना चाहिए जो कि उनके विलेज में था। आफ्टर पंपिंग इन एयर इनटू द बाइसाइकिल टायर्स दे सेट ऑफ। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी बाइसाइकिल्स के टायर्स में हवा को फिल किया और उसके बाद वो चलना शुरू हो गए। एज दे रूट थ्रू द विलेज द विंड रश पास देम। जैसे ही वो विलेज पर रोड करना शुरू किया, उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो उनके सामने बहुत ज़्यादा तेज हवा चलने लगी। ओह नो, द विंड इज पुशिंग मी हार्ड। तो जैसे ही रागनी जो है साइकिल चलाती है तो सामने से उसको हवा बहुत तेज से लगती है, विंड उसको पीछे की तरफ धकेलना शुरू करती है। स्माइलिंग सोनाली रिप्लाइड, वी आर राइडिंग अगेंस्ट द विंड, वी मस्ट पुट आवर पेडल्स हार्डर टू मूव फास्टर। तो सोनाली उसको हंसते हुए जवाब देती है कि हम जो है विंड की अगेंस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और हमारे को अपने पेडल्स को हार्डर पुश करना पड़ेगा, मतलब हमारे को फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी ताकि हम जल्दी से जल्दी तेज चला पाए। देयर आई टुक देम अप अलोंग अ पाथ टू अ हिल टॉप। तो उनका जो रास्ता था उनको एक हिल टॉप की तरफ लेकर जाने लगा। Some parts of the road were rough where they found it hard to pedal while other parts were smoother. तो कुछ रास्ता जो था वो बहुत ज़्यादा रफ था जिसकी वजह से उनको पैडल करना थोड़ा मुश्किल होने लगा, और जो दूसरा रास्ता था कई रास्ते ऐसे था जो बिल्कुल ही स्मूथ था और उनको वहाँ पर पैडल करना आसान लगने लगा। When they reached at the top and were enjoying the view, they heard thunder and saw flashes of lightning at a distance. जैसे ही वो हिल के टॉप पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर जो है जोर से थंडर यानी कि बिजली की आवाज गरजना होने शुरू हो गई और उन्होंने वहां पर बिजली की चमक भी देखी। Even though it looked beautiful, they decided to head back immediately. उनको देखने में वो बहुत अच्छा लग रहा था पर उन्होंने सोचा कि मौसम खराब हो चुका है, अब हमें जल्द से जल्द घर वापिस जाना चाहिए। On the way back, while passing a herd of sheep, they pressed their bicycle bells and turned the handles to the change the direction. तो जब वो रास्ते में वापस अपने घर की तरफ लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक भेड़ का झुंड था और उसको हटाने के लिए उन्होंने अपनी साइकिल के बेल्स बनाना शुरू करा और अपने जो हैंडल्स की डायरेक्शन को चेंज करना शुरू करा। As they were coming down the slope of the hill, they realized that their bicycles were moving down at a great speed and even though they were not pedaling. जैसे ही वो हिल के स्लोप से नीचे आने लगे तो उनको महसूस होने लगा
कि जैसे उनकी साइकिल बहुत तेज चलना शुरू हो गई और उनको पेडल लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। सोनाली येल्ड, इट्स थ्रिलिंग, इट सीम समथिंग इज पुलिंग अस डाउनहिल, व्हाट कुड इट बी। तो सोनाली जो है जोर जोर से चिल्लाने लगी कि ये इसमें हमारे को बहुत ज़्यादा थ्रिल यानी कि मज़ा आना शुरू हुआ है। उसको ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई उनको हिल से नीचे की तरफ धकेल रहा है और वो उसको जानने के लिए इच्छुक होने लगे। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ फोर्स। फोर्स के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमारे को एक एक्टिविटी दी हुई है, इसके थ्रू हम फोर्स को जानेंगे। Activity 5.1, let us explore. Take a large card box. Try moving the box in as many different way as you can think of. First position, pushing. जब हम बॉक्स को जो है पुश करते हैं यानी कि अपनी डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड पोजीशन में हम जो है बॉक्स को पुल करते हैं। पुल मतलब अपनी ओर खींचना, जब मतलब हमारी डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन की तरफ हम किसी चीज को मूव करवाते हैं, उसको हम पुल बोलते हैं। थर्ड पोजीशन में है लिफ्टिंग या फिर कैरिंग। जब हम अपने वेट या फिर अपनी स्ट्रेंथ से किसी भी चीज को लिफ्ट करते हैं यानी कि ऊपर की तरफ उठाते हैं। डिड यू मूव द बॉक्स इन एनी अदर वेज एज then shown in figure 5.1? In all the ways that you might have used to move the box, you had to apply a push or pull to the box. Generally, the push or pull applied on an object is called force in science. तो ये क्या कह रहा है, पुश और पुल जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर पुश या पुल लगाते हैं उसी चीज को फोर्स बोला जाता है साइंस के अंदर। और किसी भी चीज को अगर मूव करना है या तो हमारे को उसको पुश करना पड़ेगा या फिर उसको पुल करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। चलिए और जानते हैं फोर्स के बारे में आगे। What can a force do to the bodies which it is applied? ठीक है, we experience push or pull in our daily lives all the time, often without even realizing it. Let us recall some of these experiences and analyze them. हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ पुश या फिर पुल करते हैं और हमारे को इसका आभास या रियलाइजेशन नहीं होता। देखते हैं एक्टिविटी 5.2 में क्या दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। एक्टिविटी 5.2, let us analyze. Think of a situation where a force push or pull is applied and list them in a table 5.1. Analyze each situation and write the effect of the force in table 5.1. Some situations and their effects are already listed for you. सबसे पहला हमारे को एक्शन दिया हुआ है, your friend holding your moving bicycle from behind to stop it. तो ये क्या कर रहा है, इसमें पुल कर रहा है। अगर कोई भी हमारा फ्रेंड अपनी बाइसाइकिल को या साइकिल को आगे की तरफ मूव करना चाहता है और हम उसका पीछे से पकड़ के उसको अपनी ओर खींचते हैं तो वो कौन सी फोर्स है, वो पुल वाली फोर्स है। इससे क्या होगा, इससे जो है बाइक की स्पीड या बाइसाइकिल की स्पीड जो है स्टॉप हो जाएगी या फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। सेकंड, हिटिंग अ मूविंग बॉल विद अ बैट। तो अगर कोई भी बॉल है, अगर हम उसको बैट से हिट कर रहे हैं तो वो क्या है, वो एक तरह का पुश फोर्स है। इससे क्या होगा, इससे जो है बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, प्रेसिंग एन इन्फ्लेटेड बलून। ठीक है, अगर हम किसी बलून को जो जिसके अंदर एयर फिल की हुई है उसको अगर हम प्रेस करेंगे तो वो किस टाइप की फोर्स है, वो एक पुश टाइप की फोर्स है। इससे क्या होगा, बैलून की जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। What do you conclude from these examples? Does a force cause a moving object to stop? Can it change the speed or direction of motion or change the shape of an object? तो इन एग्जाम्पल से हमारे को क्या पता चलता है कि कोई भी फोर्स क्या कर सकती है, उसकी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकती है, या तो स्पीड को इंक्रीज कर सकती है या डिक्रीज कर सकती है, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को
जीरो ला सकती है फोर्स। या फिर क्या कर सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसको चेंज कर सकती है कोई भी फोर्स। थर्ड पॉइंट क्या कर सकती है, वो क्या कर सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज को चेंज कर सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In everyday life, we come across many situations where a force is applied. For example, opening a drawer, stretching a rubber band, fielder stopping a ball, kicking a football, applying brakes on a moving bicycle, rolling a chapati, or turning the steering handle of an auto rickshaw. What effect can the application of the force have on objects? तो हम अपनी डेली लाइफ में क्या कर सकते हैं, जब हमारे को अपना ड्रॉअर खोलना होता है तब उस पर फोर्स लगाते हैं, किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करना होता है तब उस पर फोर्स लगाते हैं, अगर कोई फील्डर बॉल को स्टॉप करता है क्रिकेट खेलते हुए तब उस पर फोर्स लगता है, अगर कोई फुटबॉल को हमारे को किक करना है तो उस पर फोर्स लगता है, अगर हमारे को बाइसाइकिल पर ब्रेक्स लगानी है तब उस पर फोर्स लगता है, और घर में जो हमारी मम्मी या हमारी बहनें जो चपाती बनाती हैं उस पर भी फोर्स लगता है, या फिर किसी गाड़ी का या ऑटोमोबाइल का जो रिक्शा का जो स्टीयरिंग है उसको रोटेट करना होता है उस पर भी क्या लगता है, फोर्स लगता है। ठीक है, अब मेन पॉइंट हमारे पास कि फोर्स क्या क्या कर सकती है। द फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। तो फोर्स क्या कर सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जो रेस्ट पर है, रेस्ट पर मतलब उसके अंदर कोई भी मोशन नहीं है, उसके अंदर मोशन या मूवमेंट ला सकती है। चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके अंदर वो उसकी स्पीड में इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक डायरेक्शन में तो फोर्स लगाकर हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज करो फुटबॉल में जब हम खेलते हैं, फुटबॉल मैच खेलते हैं तो प्लेयर्स पास देके बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को हम फोर्स लगाकर चेंज कर सकते हैं। सपोज करो हम घर में अगर कोई खाली बॉक्स है उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो दब जाएगा और उसकी शेप चेंज हो जाएगी। कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स। या तो फोर्स इन सब इफेक्ट्स को या फिर इनमें से कुछ भी इफेक्ट्स को क्रिएट कर सकती है। Does this mean that whenever there is a change in speed or direction or change in shape, a force is acting on an object? क्या ये सब जो चेंजेस हो रहे हैं इसकी वजह ये सिर्फ फोर्स की वजह से हैं? तो इसका आंसर दे रही है yes, none of these take place without the action of a force. तो ऐसा जरूरी है, अगर हम ये सब इफेक्ट्स देख रहे हैं तो इसके अंदर कुछ ना कुछ टाइप की फोर्स लग रही है। Suppose an object is at rest, does it mean that no force is acting on this object? It means that the forces acting on the object are balancing one another. You will learn about balanced forces in higher grades. अगर सपोज करो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं है, क्या उसके ऊपर कोई फोर्स लगती है? तो इसका आंसर है यस, उसके अंदर फोर्सेस लगती हैं, पर फोर्सेस आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देती हैं। और इसके लिए हमारे को आगे जो हमारी क्लासेस हैं उसमें हम पढ़ेंगे कि बैलेंस और इम्बैलेंस फोर्सेस क्या होती है। अब हम पढ़ते हैं फोर्स के बारे में और ज्यादा। आर फोर्सेस एन इंटरेक्शन बिटवीन द टू और मोर ऑब्जेक्ट्स। क्या फोर्सेस जो है दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ इंटरेक्शन है? तो जानते हैं हम इसमें क्या होगा बेटा। व्हेन यू पुश अ टेबल योर हैंड इज वन ऑब्जेक्ट अप्लाइंग फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। अगर जब हम टेबल को पुश करते हैं तो हमारी जो हैंड है वो एक फोर्स को अप्लाई करता है। हमारा जो हैंड है वो एक ऑब्जेक्ट है और टेबल दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को पुश करके उसकी पोजीशन में चेंज लाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा हैंड है वो इंटरेक्ट
कर रहा है टेबल के साथ, जिसकी वजह से एक दूसरे के बीच में फोर्सेस अप्लाई हो रही है। थिंक ऑफ ऑल द एक्शन लिस्टेड इन द टेबल 5.1. हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर इन्वॉल्व इन ईच ऑफ द एक्शंस? Do you notice that the forces result only when two objects are interacting in some way or the other? तो ये जो हमारे को दिए हुए थे एग्जांपल्स, क्या इनके बीच में हमारे को ऐसा दिख रहा था कि ये आपस में इन्वॉल्व हैं और इनके एक्शंस एक दूसरे से उत्पन्न या फिर इफेक्ट्स में आ रहे हैं? From these examples, we infer that at least two objects must interact for a force to come into play. तो इन एग्जाम्पल से हमारे को पता है कि मिनिमम दो ऑब्जेक्ट्स की वजह से ही फोर्सेस अप्लाई हो सकती है, कि सिंगल ऑब्जेक्ट दूसरे पर अप्लाई नहीं कर सकता। अगर फोर्स का एक्शन हमारे को देखना है तो मिनिमम दो ऑब्जेक्ट्स हमारे को चाहिए ही चाहिए उस सिस्टम के अंदर। अब सबसे मेन हमारे को दिया हुआ है फोर्स की डेफिनेशन और फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है। अ फोर्स इज अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। तो फोर्स की डेफिनेशन क्या हुई? अ फोर्स इज अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। तो फोर्स क्या है? पुश या फिर पुल। एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर इंटरेक्ट करके पुश करता है या फिर पुल करता है, उसी को हम फोर्स करते हैं। और फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन्स। क्या होती है? न्यूटन। क्योंकि जो हमारे न्यूटन साइंटिस्ट थे उन्होंने फोर्स को डिस्कवर किया था, इसी वजह से जो सिस्टम इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, जिसको हम एसआई यूनिट्स बोलते हैं, जो एसआई यूनिट्स की जो मान्यता देते हैं, उन्होंने फोर्स की यूनिट क्या रखी? न्यूटन रखी। और इसको हम कैसे लिखते हैं? कैपिटल एन से। स्मॉल एन से हम फोर्स को, एसआई यूनिट को नहीं लिखते, इसके लिए हमारे को कैपिटल एन में लिखना पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे व्हेन यू पुश द टेबल विद योर हैंड डिड यू फील अ फोर्स ऑन योर हैंड टू? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं, जैसे हम टेबल को पुश करते हैं, क्या हमारे हाथों को फोर्स फील होता है? जानते हैं इसके बारे में। द मोमेंट यू स्टॉप पुशिंग द फोर्स ऑन योर हैंड डिसअपियर्ड। जब हम किसी भी टेबल को या हैवी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो हमारे हाथों पर भी एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगती है जो हमारे को फील होती है। और जब हम पुश करना उस चीज को बंद कर देंगे तो हमारे को वो महसूस देना, एक्सपीरियंस होना बंद हो जाता है। Whenever two objects interacts, each object experience a force from the other. जब भी दो ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शन करता है, जिसकी वजह से वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं। As soon as the interaction ceases, the objects no longer experience the force. जैसे ही दोनों के बीच में इंटरेक्शन खत्म होता है तो उनके बीच में जो फोर्स का एक्सपीरियंस है वो भी बंद हो जाता है। अब पढ़ते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस। सबसे पहला है हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? इन मेनी सिचुएशन वी फाइंड दैट टू अप्लाई अ फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी बिटवीन अवर बॉडी एंड द ऑब्जेक्ट। दिस कॉन्टैक्ट कैन बी डायरेक्ट such as using our hands or other body parts, or indirect such as using a stick or rope. कि हमारे पास जो है कई सारी फोर्सेस जो हैं हमारे को कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर देखने में मिलती हैं। जैसे सपोज करो अगर हमारे को किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना है तो उसके लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? उसके साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, एक टच में आना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे हैंड्स को या फिर अदर बॉडी पार्ट्स को क्या करना पड़ता है? उसके साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है और हमारे को वो फोर्स फील होनी शुरू हो जाती है। उसके लिए फिजिकल कांटेक्ट जो है नेसेसरी होता है। तो कांटेक्ट फोर्सेस क्या हुई? फोर्सेस ऑफ दिस टाइप विच एक्ट ओनली व्हेन देयर इज फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड कांटेक्ट फोर्सेस। ऐसी फोर्सेस जिनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्सेस बोलते हैं।
तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस किस टाइप की होती हैं? अलग अलग टाइप की। सबसे पहले होती है हमारे पास मस्कुलर फोर्सेस। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज मस्कुलर फोर्स। तो मस्कुलर फोर्स भी एक टाइप का क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स है। When we perform any physical activity such as walking, running, lifting, pushing, jumping or stretching, the force is caused by the action of muscles in our body. हम जैसे अलग अलग टाइप की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसे वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, लिफ्टिंग हो गया, पुशिंग हो गया या जंपिंग हो गया, तो इसमें हमारी जो फोर्स है हमारी मसल्स के द्वारा अप्लाई होती है, इसलिए हम इन फोर्सेस को मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। Muscular force occurs when the muscles contract and elongate while doing any activity. Muscular forces क्या होती हैं? जब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं या फिर एक्सपेंड होती है, इलोंगेट होते हैं, उनकी वजह से कुछ ना कुछ हमारे जो है एक्शन देखने को मिलता है, तो उसी को हम मस्कुलर फोर्सेस बोलते हैं। एनिमल्स, बर्ड्स, फिश एंड इंसेक्ट्स यूज मस्कुलर फोर्सेस फॉर मूवमेंट एंड सर्वाइवल। जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, फिश हैं, अपने सर्वाइवल के लिए मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं। सपोज करो स्नेक है, स्नेक को अगर रेंगना है तो वो क्या करता है? अपनी स्किन से मस्कुलर फोर्स लगाता है। अगर फिश है, फिश को अगर मूवमेंट करना है वाटर के अंदर, तो वो भी अपनी फिन्स को मूव करने के लिए मस्कुलर फोर्स का यूज करती है। अगर कोई जानवर है, उसको शिकार करना है, तो वो अपने पैरों के थ्रू, अपनी लेग्स के थ्रू मस्कुलर फोर्सेस ग्राउंड पर अप्लाई करता है और दूसरे जो जानवर है उसका शिकार करके अपना सर्वाइवल निश्चित करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ह्यूमंस यूज मस्कुलर फोर्स ऑफ सम एनिमल्स टू कैरी आउट मेनी टास्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो ह्यूमंस थे काफी लंबे समय से एनिमल्स का यूज कर रहे हैं, उनकी मस्कुलर फोर्सेस का यूज कर रहे हैं अपने डेली के काम में। जैसे किसान अपने खेत में जो ऑक्स वगैरह है, ये जो बुल्स वगैरह है, उनका यूज करके खेती करते थे। पर इंडिया में आज भी कई जगह पर, साउथ इंडिया में, इन्हीं की वजह से खेती करी जाती है। जैसे कोई बुलक कार्ट है, यानी कि हॉर्स वाला रिक्शा है, उसमें हॉर्स की जो फोर्स है उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन करते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी पढ़ेंगे। मस्कुलर फोर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैनी फंक्शंस इनसाइड आवर बॉडी टू। दिस फोर्स हेल्प अस चू फूड एंड पुश इट थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो मस्कुलर फोर्सेस हमारी बॉडी में भी यूज होता है, ह्यूमंस की बॉडी में भी। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे टीथ जो ग्राइंड करते हैं खाने को ग्राइंड करते हैं, तो जो हमारी मस्कुलर फोर्सेस हैं, हमारी जॉ से हमारी जो मसल्स हैं, फेस की मसल्स हैं, उसका यूज करके खाने को च्यू करती हैं। उसके बाद ये खाना जब हमारी एलिमेंट्री कैनल में जाता है तो इसको पुश करते हैं, और जो हमारी इंटरनल मसल्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, इसको पुश करने का काम करते हैं। The expansion and contraction of our heart muscles all allow the blood to circulate in our body, and process essential for survival. जो हमारा जो ब्लड है, हमें पता है वो ब्लड हमारा आर्टरीज और वेन से जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में मूव करता है, वो किसकी वजह से मूव करता है? क्योंकि जो हमारा हार्ट है उसको पंप करता है। जो हार्ट की मसल्स हैं वो ब्लड को पंप करने का काम करती है, जिसकी वजह से सारा का सारा जो ब्लड है हमारी आर्टरीज वेन्स में होकर दोबारा से एक साइकिल के रूप में दोबारा से हार्ट में वापस चला जाता है। तो वहाँ पर हमारी कौन सी फोर्स लगती है? हार्ट की जो मसल्स हैं वो फोर्स लगाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। फ्रिक्शन, अ बॉल रोलिंग ऑन अ फ्लैट ग्राउंड स्टॉप्स ऑन इट्स ओन आफ्टर सम टाइम। जब भी कोई बॉल अगर ग्राउंड में मूव कर रही है तो वो कुछ टाइम बाद अपने आप मूव होना बंद कर देती है। तो ऐसा क्यों है, जानेंगे आगे। इफ वी स्टॉप पैडलिंग अवर बाइसाइकिल ऑन अ फ्लैट रोड इट स्लोज डाउन एंड कम्स टू अ स्लोप। जब हम बाइसाइकिल को पैडल करना बंद कर देते हैं तो कुछ टाइम बाद उसका जो मूवमेंट है कुछ टाइम बाद आगे चलकर वो रुक जाता है। इफ द रोड इज रफ इट स्टॉप सूनर देन ऑन अ स्मूथर रोड। जैसे ही रोड अगर कोई रफ होगा उस पर हम बाइसाइकिल चलाएंगे और उसमें पैडल करना बंद कर देंगे तो वो जल्दी ही
क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा उसका मोशन। और अगर प्लेन रोड होगी तो उसमें काफ़ी लंबे समय तक चलेगा, पर फिर वहाँ पर भी कुछ टाइम बाद बंद हो जाएगा। What causes the change in the speed of an object in such situation? अब सपोज करो 60 की स्पीड पर कोई बाइक जा रही है रोड पर और वो आगे चलते चलते रुक गई। जब हमने उसको एक्सेलरेट करना बंद कर दिया, हमने स्विच को या की को ऑफ पोजीशन पर ले आए, तो वो आगे जाकर रुक जाएगी बिना हमारे ब्रेक्स लगाए के लिए। ऐसा क्यों होता है? तो इसको जानने के लिए हमारे को क्या पढ़ना पड़ेगा, फ्रिक्शन पढ़ना पड़ेगा। We have learned earlier that a force is essential to change the speed of an object. However, in all these situations, no force appears to be acting on the objects, yet their speed gradually decreases as they come to stop after some time. It is possible that some force is indeed acting on them. Which force is that? तो क्या होता है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट जब चलते चलते रुक जाता है तो हमारे को ऐसा फील होता है कि इसके ऊपर भी कोई ना कोई फोर्स एक्ट हो रही है जो हमारे को विजिबल नहीं है, पर इन फोर्सेस की वजह से ही हम चल पा रहे हैं और हमारा मोशन रुक जाता है। तो इसके बारे में जानने के लिए क्या होगा, इसके जानने के लिए हमारे को आगे पढ़ना पड़ेगा। लेट अस इन्वेस्टिगेट। Take an object with a flat base such as an empty lunchbox, geometry box and place it on a table or a floor. Gently push it. Observe, does it stop after some time? Is there force acting on it which bring it to rest? जब हम अपनी क्लास में किसी टेबल के ऊपर खाली लंच बॉक्स को रखते हैं और उसको पुश करते हैं तो कुछ टाइम बाद वो आगे जाकर रुक जाता है। Now repeat by pushing the object in the opposite direction. Does it stop again after traveling some distance? अब हम दूसरी तरफ से फोर्स लगाएंगे तो क्या वो दोबारा से मूव होना शुरू होगा और फिर कुछ टाइम बाद यहाँ पर आकर रुक जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए भी हम जानते हैं, पर ऐसा क्यों हो रहा है कि वो हम जिस भी डायरेक्शन से फोर्स लगाएं पर वो कुछ टाइम बाद थोड़ा सा मूव होने के बाद रुक जाता है। देखते हैं आगे इसका रीजन क्या है। On pushing the object stops after sliding a certain distance. This must be due to the force acting between the surface of a sliding object and the table floor which are in contact. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड करवाते हैं तो क्या होगा, जो हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट का सरफेस होगा और जो जिसके ऊपर वो स्लाइड कर रहा है उसका सरफेस होगा, वो आपस में क्या आएंगे, एक कॉन्टैक्ट में आएंगे। ठीक है। दिस फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो जिस भी डायरेक्शन में हम अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगती है उसी की वजह से हमारा मोशन जो है रुक जाता है। दिस फोर्स इज व्हाट ब्रिंग्स द ऑब्जेक्ट टू स्टॉप। तो इसी फोर्स की वजह से जो है हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, वो मूव करना बंद हो जाता है। The force that comes into play when an object moves or tries to move over other surface is called the force of friction or simply friction. जैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और वो किसी और सरफेस के ऊपर दूसरे सरफेस के ऊपर मूव करना शुरू हो जाता है तो वो जो फोर्स है उसको रोकने का काम करती है। उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं, या फिर उसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। Friction always acts in a direction opposite to the direction in which the object is moving or trying to move. Friction एक ऐसा फोर्स है जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है और उसको मूव करने से रोकता है। The force of friction is a contact force since it arises due to surface in contact. The force of friction जो है क्यों मूव अराइज करती है, क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि वो दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट होने की वजह से ये अप्लाई होना शुरू हो जाती है। देखते हैं इसका रीजन क्या है, चलो जानते हैं इसमें। फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू द इरेगुलरिटीज इन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। इवन सरफेस विच अपीयर स्मूथ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ माइन्यूट इरेगुलरिटीज व्हेन प्लेस्ड इन अ कॉन्टैक्ट। द इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस लॉक इनटू ईच अदर एंड अपोज एनी एफर्ट टू मूव ओवर द अदर।
इस फिगर में हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनके अंदर बहुत छोटे लेवल पर इरेगुलरिटीज होती हैं और ये इरेगुलरिटीज आपस में जो है एक दूसरे के साथ लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा सरफेस है वो लगता तो हमारे को प्लेन सरफेस है, पर एक्चुअल में वो बहुत छोटे लेवल पर उसके अंदर क्या होते हैं, इरेगुलरिटीज या फिर खुरदुरापन होता है, जो कि आपस में एक दूसरे के साथ लॉक हो जाता है और यही जो है मोशन को रोकने के लिए यूज होता है। आज के लिए इतना ही। फ्रिक्शन को हम जो है अगले पार्ट में और डिस्कस करेंगे और जो आगे का टॉपिक है उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल। थैंक यू।